हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से आप लोगों की हिंदी की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोग वर्णमाला से लेकर जितने भी टॉपिक होते हैं हिंदी में, ठीक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण, अव्यय, जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट सारे क्लियर करने वाले हैं। पर्यायवाची हो गए। मैंने आपको सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। और उसमें जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर हम लोग एक एक करके जो है वो कंप्लीट करेंगे। और अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपकी हिंदी बहुत बेहतर हो जाएगी। बेसिक हिंदी तो सबको ही आती है, ऐसा नहीं है कोई भी पर्सन कि भाई जिसको हिंदी नहीं आती, ठीक है, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से हिंदी को तैयार करना है, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट होता है जहां पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और गलती कब नहीं होगी, जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से गलत नहीं होंगे। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपना चैप्टर आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए और प्रिपरेशन करिए। चैप्टर जहां तक है वो सभी एग्जाम में सेम ही होते हैं, सीटेट और यूपी टेट, ठीक है। सीटेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है पैडालॉजी आती है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी जो अदर चैप्टर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बाकी वो तो सारे सेम ही होते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और इस सीरीज को आपको फॉलो जरूर करना है। तो चलिए सबसे पहले वर्णमाला के बारे में जानते हैं। और इससे रिलेटेड आपको 3 वीडियो मिलेंगी, क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगी तो या तो आपको सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी या फिर आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की तो फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप लोगों को पढ़ने में। इसीलिए इसके 3 पार्ट आपको मिलेंगे, आपको तीनों पार्ट अच्छे से देखने हैं और नोट्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्णमाला होती क्या है, ठीक है। वर्णमाला के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही बनता है कि भाई वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि कुल कितने वर्ण हैं, दूसरा क्वेश्चन बनता है आपसे कि मूल कितने वर्ण हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर कुल पूछा जाए तो आपको क्या टिक करना है, 52 टिक करना है, ठीक है। 52 अगर वहाँ पर ऑप्शन हो तो आपको वो टिक करना है। और अगर आपसे मूल पूछा जाए तो आपको 44 टिक करना है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसमें क्या टिक करें। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये तो हो गया वर्णमाला के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संख्या कितनी है, आप बताएंगे 44 है, और कुल पूछी जाए तो बताएंगे कि 52 है, ठीक है। और उच्चारण के स्थान के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन से वो 2 भाग हैं, तो एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में सारा कुछ जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने होते हैं, सारा कुछ स्वर के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि स्वर कैसे पहचानेंगे, कौन से स्वर होते हैं। तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। ये डिफिनेशन जो है आपको याद रखनी है। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनकी संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मूल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कि 11 है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 13 है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और एक चीज पूछी जाती है कि भाई जो स्वर है इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मात्रा भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मूल स्वर, संधि स्वर, और संधि स्वर के अंतर्गत 2 आते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और उसके अलावा जो तीसरा है वो कौन सा होता है, वो होता है प्लुत स्वर, ठीक है। तो सबसे पहले मूल स्वर जानते हैं कि मूल स्वर
कौन से होते हैं और आप इनको किस तरह से पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी कि जिनका उच्चारण जब आप करते हैं तो आपको सबसे कम समय लगे और जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता ना लेनी पड़े, वो क्या कहलाएंगे? मूल स्वर कहलाएंगे। इनको हृष्ट स्वर भी कहते हैं। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और ऋ। ये कौन से स्वर हैं? ये मूल स्वर हैं। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको किसी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद जो हम लोग स्वर देखने वाले हैं उसमें आपको इन स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। अब चलिए जानते हैं कि संधि स्वर में कौन से आते हैं। तो सबसे पहले संधि स्वर क्या है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है संधि स्वर कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? यहाँ पर जब आप इनको बोलते हैं, ठीक है, जब आप इन स्वरों को बोलेंगे तो एक ही स्थान से ये बोले जाएंगे। जैसे कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है आ, ई और उ, और ये किसके संयोग से मिलकर बना है? आधन आस के, ठीक है। तो आधन आ क्या हो गया? आ। तो ये क्या है? आप एक ही स्थान से आ बोल रहे हैं ना, तो ये जो है सजातीय स्वरों के द्वारा निर्मित होते हैं और ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या होता है कि ये जो है ये विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से बनते हैं। जैसे कि आपको अगर ओ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आ धन ओ, ठीक है, तब क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भाई दीर्घ स्वर में क्या होगा? एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर होंगे। संयुक्त स्वर में क्या होगा? विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर होंगे। तो कितने होते हैं ये अगर टोटल पूछा जाए, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संधि स्वर कितने होते हैं, तो आप टिक करेंगे कि 7 होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो आप कितने टिक करेंगे? 3 होते हैं। इस तरह से आपको चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है और साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि अगर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड के एंट्रेंस पे ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे और उसके बाद आप जब बीएड कर रहे हैं तो भाई टीटी, सीटेट, सुपर टेट सारा कुछ देंगे, तो उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हिंदी आगे भी आएगी, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट होगा आगे। आप जब यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुपर टेट होगा, ठीक है, या कोई भी अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। और नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपकी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर वे में हो जाती हैं, और जब आप एक जगह से ही कंटेंट पढ़ते हैं तो आपके माइंड में भी चीज़ें अच्छी तरह से सेट हो जाती हैं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आप बोलिए ओम, ठीक है, राम, तो ये जो है ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब चलिए जानते हैं कि जीव के प्रयोग के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो अगर बात करें जीव के प्रयोग के आधार पर तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर, ठीक है। और अग्र स्वर में क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जो जीभ है इसके आगे का भाग ऊपर की ओर उठता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? इनको बोलकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप बोलिए ई, बोलिए ई। ई जब आप बोलेंगे तो आपकी जीभ का जो आगे का भाग है ये ऊपर की ओर उठेगा। जब आप इसको 1 से 2 बार बोलेंगे इन सारे वर्ण को तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। बोलिए ई, ए, ठीक है, इस टाइप से आप बोलेंगे तो यहाँ पर जो है आपको समझ में आ जाएगा कि अग्र स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? तो ई, ए, ठीक है, ये जो है अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। आपसे संख्या पूछी जा सकती है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई अग्र स्वर के अंतर्गत कितने आते हैं, वहाँ पर दिया होगा 3, 4, 5, 6, तो कितने आते हैं? 4 आते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा? 4 वाला टिक करना होगा। तो 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है, या तो ऑप्शंस में आपको इनमें से ई, ए लिखा हुआ मिल सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। अगला है कि मध्य स्वर कौन सा होता है, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में आपकी जो जीभ है ये समान अवस्था में रहे वो मध्य स्वर कहलाते हैं। ये केवल एक होता है, कौन सा होता है? तो आ होता है। अब आप बोलिए आ, आपकी ये जीभ है ये समान अवस्था में रहेगी। और अग्र स्वर में क्या था? ये जीभ के आपके जो आगे का भाग है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है। आप इनको बोलिए, बोलने से सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट है पश्च स्वर।
पश्च स्वर में क्या होता है, इनमें जो है स्वरों के उच्चारण में आपकी जीभ का जो पश्च भाग है ये ऊपर की ओर उठता है। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, तो आ, उ, ओ, ठीक है, ये जो है ये कौन से होते हैं, ये होते हैं पश्च स्वर। कौन से होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। और ये कितने, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं, तो आपको बताना है कि 4 होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गए होंगे आपको कि जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में कौन से आते हैं, मध्य में कौन से आते हैं, पश्च में कौन से आते हैं, सारा कुछ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं जो है मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वर हैं ये कितने होते हैं। ठीक है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। ठीक है, विव्रत में क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, आपका जो मुख है ये सबसे अधिक खुलता है जिनके उच्चारण में, वो विव्रत के अंतर्गत आते हैं। कौन सा है, तो एक है आ। ठीक है, आप बोलिए आ। जब आप आ बोलेंगे तो आपका जो मुंह है ये ज्यादा खुलेगा। नेक्स्ट है हमारा अर्धविव्रत। ठीक है, और अर्धविव्रत में क्या होता है, तो इसमें विव्रत की तुलना में जो आपका मुंह है ये कम खुलता है, और ये जो है अर्धविव्रत कहलाते हैं। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, आ, ए, ओ, और ये इस तरह से आ जो है ये अर्धविव्रत के अंतर्गत आता है। आप लोग ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है संव्रत। संव्रत के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो संव्रत के अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से, ई, उ। ठीक है, ये संव्रत के अंतर्गत आते हैं, और इनमें क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है वो जो है संव्रत के अंतर्गत आते हैं। आप बोलिए ई, ठीक है, उ। तो सबसे कम जो है आपका जो मुख है ये खुलेगा। आप इनको बोल कर देखिए। आप यहाँ पर पहले अच्छा बोलिए, आ बोलिए। जब आप आ बोलेंगे तो मुख द्वार जो है ये सबसे ज्यादा खुलेगा, आ। ठीक है, सबसे ज्यादा खुल रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये विव्रत के अंतर्गत आता है। लेकिन जब आप बोलते हैं ई, तो मुंह जो है ये आपका छोटा हो जाता है, संकुचित सा हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, संव्रत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है अर्धसंव्रत। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संव्रत की तुलना में अधिक खुले वो जो है क्या कहलाएंगे, अर्धसंव्रत कहलाएंगे। इसके अंतर्गत 2 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्वर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है, और आई होप ये चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी की हम लोग यहाँ कंप्लीट तैयारी करने वाले हैं। ये आपको फर्स्ट वीडियो मिली है, आपको इसी तरह डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारा वर्णमाला का चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जितने भी चैप्टर हैं सारे यहाँ पर कंप्लीट होंगे, और आपको जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हर चैप्टर से आपको सारी चीज़ें एक जगह पर ही मिलेंगी। अब चलिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग दें, और अगर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शहीद वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।